CH-11 क्रूर वानर। उस घाटी से निकलने के कुछ समय बाद दक्ष आखिरकार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस समय उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इस समय दक्ष यही सोच रहा था कि कैसे ताकतवर लोगों ने दुनिया को नियंत्रित किया और कमजोरों पर हावी हो गए। इस मुठभेड़ से शौर्य ये समझ गया कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत है, उन्हें दूसरे के जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अगर उन्हें हत्या करने का मन होता है तो वो उन्हें सीधे मार देते हैं, बस वो काफी मजबूत हो। दक्ष का उस घाटी के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस वहां देखने गया था और जितनी तेजी से वो वहां गया था उतनी ही तेजी से वो वहां से निकल रहा था। हालांकि हिमांशी ने फिर भी उसे मारने का प्रयास किया, भले ही वो दोनों ही 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे, जिसके कारण दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने कहा, जिन लोगों के पास तीर मार्शल स्पिरिट होती है उनमें लोगों को ट्रैक करने और उनसे दूर रहकर भी उनके ऊपर हमला करने की क्षमता होती है, लेकिन करीबी लड़ाई की स्थिति में मैं निश्चित रूप से उसे एक ही बार में मारने में सक्षम हो सकता हूं। यह कहने के बाद दक्ष ने सोचा कि तलवार का उपयोग करना काफी संतोषजनक अनुभव था। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसके हमले बिजली की तरह हवा को विभाजित कर रहे थे। उस समय तीर का इतने करीब आना और फिर 2 टुकड़ों में टूट जाना इस बात का संकेत था कि वो प्रशिक्षण में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। उसने व्यर्थ अभ्यास नहीं कहा था। वो 10 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के लगातार पहाड़ की चोटी पर अभ्यास कर रहा था। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट की बदौलत वो बहुत सी बातें समझने में सक्षम हो गया था। दक्ष ने अपने मन में हिमांशी का नाम लिया। हिमांशी, मैं इसे याद रखूंगा। इसके बाद दक्ष वहां लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और अपने कपड़े सुखाने के लिए उसने उन लकड़ियों में आग लगा दी। गर्म पानी के झील में भीगे रहने के कारण दक्ष के कपड़े अभी भी गीले थे। कुछ समय बाद जब दक्ष आग के सामने बैठा हुआ था, तभी उसे दूर से 4 आकृतियां दिखाई दी। ये सभी 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन 4 परछाइयों में से एक, जिसने हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, ने कहा, वहां कोई है, हमें उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हमारे साथ जितने अधिक लोग होंगे उतना ही बेहतर होगा। तभी उसके साथ के एक लंबे शिष्य ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कितना शक्तिशाली है ना? और तुम उसको जानते तक नहीं हो। उस शिष्य की बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया। उन 4 परछाइयों के समूह में 3 पुरुष और 1 महिला थी। वो जल्द ही दक्ष के पास आ गए। जब उनका समूह दक्ष के पास आया था, तब उस समूह में उपस्थित लड़की ने जब शौर्य को बिना शर्ट के सिर्फ बनियान में देखा तो वो शर्माए बिना नहीं रह सकी। उस लड़की ने शर्मीली आवाज में कहा, हेलो, क्या आप अपना शर्ट पहन सकते हैं? यह सुनकर दक्ष ने उस लड़की की तरफ देखा। हालांकि वो लड़की हिमांशी की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था। उसकी त्वचा मुलायम और खूबसूरत लग रही थी। अपने पिछले जीवन में वो निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की थी, लेकिन दक्ष का कहना था कि इस दुनिया की लड़कियां पिछले दुनिया की तुलना में कहीं अंदर सुंदर थी, क्योंकि वो साधना के मार्ग पर चलती थी। उस लड़की की तरफ देखने के बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दक्ष एक काफी सहज व्यक्ति था, इसलिए वो जल्द ही सहमत हो गया। उसका साथ पाना कोई कठिन काम नहीं था। अपने कपड़े पहनने के बाद दक्ष ने कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? इस पर हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने उस युवक ने कहा, दरअसल हम सभी ब्लैक विंड माउंटेन पर जाना चाहते हैं और कुछ क्रूर जंगली जानवरों को मारना चाहते हैं, ताकि हम उनसे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इसलिए हम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो उन क्रूर जानवरों से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं को आपके साथ समान रूप से साझा किया जाएगा। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? दरअसल ब्लैक विंड माउंटेन 4 पर्वतीय संप्रदाय के उत्तर की ओर स्थित है। ये अत्यंत विशाल था। कुछ शिष्यों ने अनुमान लगाया कि ब्लैक विंड माउंटेन पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय से कहीं अधिक विशाल था। जब 4 पर्वतीय संप्रदाय ने 4 पर्वतों में बसने का फैसला किया था, तो उन्होंने शायद इस तथ्य के बारे में सोचा था कि ब्लैक विंड माउंटेन निकट था। आखिरकार ये कृषकों के लिए खुद को चुनौती देने और अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रशिक्षण करने के लिए एक आदर्श स्थान था। दरअसल क्रूर जंगली जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने से शिष्यों के प्रशिक्षण के साथ साथ अपने जीवन और मृत्यु के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करने में भी मदद मिलती थी।
उस हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने युवक की बात सुनकर दक्ष ने ज्यादा सोचे बिना कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चलने के लिए तैयार हूं। दरअसल दक्ष स्वयं भी उनके साथ जाकर उन क्रूर जंगली जानवरों से लड़ना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत बनाना चाहता था। दक्ष की बात सुनकर वो युवा लड़की बहुत खुश हो गई। उसने उत्साहपूर्वक कहा, बहुत बढ़िया, इस तरह अब हम 5 लोग हो गए हैं। अब अगर हमारा सामना 9वें स्तर के खूंखार जंगली जानवर से हो भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनके समूह में सबसे मजबूत ताकत वाला योद्धा सफेद वस्त्र पहने एक युवा पुरुष शिष्य था, जो कि ज्यादा बात नहीं करता था। वो साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। उसके अतिरिक्त अन्य 3 साधारण ऊर्जा के सिर्फ 7वें स्तर तक ही पहुंच पाए थे। वो सभी दक्ष के साथ मिलाकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुल 5 शिष्य हो गए थे। क्रूर जंगली जानवरों को 9 साधारण ऊर्जा स्तरों के आधार पर 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। उन सभी को आशा थी कि उन्हें 8वें स्तर के या उससे अधिक शक्तिशाली जंगली जानवर का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो उन्हें जोखिम और खतरनाक स्थिति में डाल देगा। इसके बाद हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने युवक ने कहा, छोटे भाई, वो लड़का मेरा साथी शिष्य गौरव है और वो लड़की मेरी साथी शिष्या सरोजा है और वो लड़का जो पीछे खड़ा है वो मेरा साथी शिष्य करणप्रीत है। वो हमारे समूह में सबसे मजबूत योद्धा भी है और मेरा नाम सुजीत है। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मेरा नाम दक्ष है। दक्ष का नाम सुनकर सफेद कपड़े वाले युवक जिसका नाम करणप्रीत था, उसने अचानक कहा, दक्ष वो कूड़े का टुकड़ा। यह वो पहला शब्द था जो उसने दक्ष से मुलाकात के बाद कहा था। करणप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इसके बाद करणप्रीत ने कहा, सरोजा, कनिष्ठ साथी, ऐसा लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसे हमारे साथ लाना हमारे लिए सिर्फ एक बोझ होगा। बाकी तीनों ने भी दक्ष का नाम पहले ही सुना हुआ था। भले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय के कई शिष्यों ने दक्ष को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन सभी ने उसका नाम जरूर सुना था। करणप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ा दी। इस अजीब स्थिति में बाकी तीनों लोग भी शर्मिंदा दिखे। इसके बाद गौरव नाम के लंबे युवा व्यक्ति ने ईमानदारी से दक्ष का साथ देते हुए कहा, दक्ष, छोटे भाई, करणप्रीत उच्च क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो साधना के मार्ग पर साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गया है। उसके लिए अहंकारी होना स्वाभाविक बात है। तुम अपने आप को उसके स्तर से नीचे मत गिराओ। ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुमने कुछ सुना ही नहीं और उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दो। इसके बाद सुजीत और सरोज ने भी कहा, बिल्कुल मेरा साथी शिष्य सही कह रहा है। तुम करणप्रीत की बातों को नजरअंदाज कर दो। यह सुनकर करणप्रीत का चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष ने देखा कि अन्य 3 लोग ईमानदार थे, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली। इसके बाद उसने उन तीनों को देखते हुए उनसे जुड़ने से इनकार नहीं किया। इस प्रकार वो 5 लोग पहाड़ों की ओर चल गए और अंततः ब्लैक विंड माउंटेन पर पहुंच गए। जब दक्ष और सभी लोग ब्लैक विंड माउंटेन पर पहुंचे, तब गौरव ने कहा, दक्ष, ब्लैक विंड माउंटेन एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को कवर करता है। मुझे डर है कि सिर्फ 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिक्षक और सबसे अनुभवी योद्धा ही वास्तव में जानते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसलिए हमें हमेशा इस ब्लैक विंड माउंटेन के बाहरी क्षेत्रों में ही रहना चाहिए। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वो शुरू से ही गौरव को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचान चुका था और उसका उससे नाराज होने का कोई इरादा भी नहीं था। ब्लैक विंड माउंटेन पर कई प्रकार के घास, पेड़, पौधे और कांटे उगे हुए थे। ब्लैक विंड माउंटेन पर पेड़ बहुत बड़े और घने थे, जिससे छिपने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती थी। ये क्रूर जंगली जानवरों के लिए एक छोटा सा स्वर्ग भी कहा जा सकता था। जब वो सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक गौरव ने कहा, 5वें स्तर का ब्रिज वुल्फ, उसे जल्दी से पकड़ो। गौरव ने झाड़ी के अंदर एक जोड़ी चमकदार आंखें देखी थी, जिससे वो पहचान गया कि ये एक हवाई भेड़िया है। इसके तुरंत बाद सुजीत ने अपनी पीठ से तलवार निकाल ली। उसकी तलवार चंद्रमा के समान सफेद थी। स्वीश, जैसे ही सुजीत ने ब्रिज वुल्फ के सिर पर वार किया, तो उसकी तलवार से एक हल्की सी आवाज निकली और उसने एक ही हमले में उस ब्रिज भेड़िए को खत्म कर दिया। इसके बाद गौरव ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, ब्रिज वुल्फ, जैसा कि अपेक्षित था, बड़ी आसानी से मारा गया।
इसके बाद जल्द ही सुजीत और गौरव ने उस ब्रिज वुल्फ के शरीर से उपयोगी वस्तुओं को उठा लिया। इधर उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर करणप्रीत ने तिरस्कारपूर्ण और उदासीन स्वर में कहा, 5वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर, बस इतना ही। करणप्रीत का स्वर इस समय बहुत अहंकारी लग रहा था। जैसे ही दक्ष ने करणप्रीत की ये बात सुनी, तब उसने अपना सिर हिला दिया। करणप्रीत की साधना साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही थी। भले ही वो बाकी तीनों से अधिक मजबूत था, लेकिन उसे असाधारण स्तर की प्रतिभा के रूप में नहीं माना जा सकता था। जल्द ही ब्रिज वुल्फ से सामान्य इकट्ठा करने के बाद वो सभी आगे की ओर चले गए। समय समय पर उन्हें अनेक क्रूर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो सभी 7वें स्तर से नीचे के थे, इसलिए उन सभी से निपटना काफी आसान था। कुछ देर बाद गौरव ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, बैग लगातार भारी होता जा रहा है। हमारे पास पहले से ही 30 से 40 आइटम है। लूट का सामान बहुत खराब नहीं है। तभी सुजीत ने कहा, हम पहले ही ब्लैक विंड माउंटेन के अंदर कुछ दर्जन किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ हमारा सामना कभी भी अधिक शक्तिशाली और क्रूर जंगली जानवरों से हो सकता है, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि ये ज्यादा मुश्किल होता है, तो हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। इस पर गौरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझता हूं। जल्द ही गौरव को अपने सामने एक और क्रूर जानवर दिखाई दिया, जिससे गौरव और सुजीत का चेहरा अचानक बदल गया। उसे देखकर गौरव ने हैरानी भरे स्वर में कहा, 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर। ये क्रूर वानर है जो 8वीं स्तर पर है। दरअसल जो जंगली जानवर अभी दिखाई दिया था, उसका शरीर विशालकाय था। वो एक बहुत बड़े वानर की तरह था। क्रूर वानर एक बेहद हिंसक जंगली जानवर माना जाता है। उसके पास तेज नुकीले पंजे और दांत हैं, जिससे वो किसी को चीर सकता है। ये जंगल के किनारों पर रहने वाले सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। क्रूर वानर को देखकर सरोजा ने करणप्रीत से कहा, करणप्रीत, इसे तुम संभालो। करणप्रीत साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, इसलिए 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर करणप्रीत को चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि करणप्रीत की ताकत 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से कहीं ज्यादा अधिक थी। सरोजा की बात सुनकर करणप्रीत ने हंसते हुए कहा, हे सरोजा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हमारे समूह में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना कुछ किए शिकार से मिलने वाले लाभ का फायदा उठाना चाहता है। क्या वो सचमुच एक उंगली भी नहीं उठाना चाहता है? यह कहने के बाद करणप्रीत ने दक्ष की ओर बुरी नजर से देखा। करणप्रीत की बात सुनकर दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। दक्ष का इरादा बिना कुछ किए उन पर भरोसा करने का नहीं था। उसने अभी तक लड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि गौरव और सुजीत ने हमेशा सामने की लड़ाई में जाने की पहल की थी। वो हमेशा युद्ध में सबसे पहले कूदने में सबसे तेज रहे हैं। खतरे की स्थिति में क्या दक्ष हाथ पे हाथ रखकर बैठकर देखता रहेगा? अभी जब 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर सामने आया, तब करणप्रीत ने दक्ष को उससे लड़ने के लिए आगे भेज दिया। आखिरकार करणप्रीत की नज़र में दक्ष एक कूड़े का टुकड़ा है, जो 8वें स्तर के जंगली जानवर से नहीं लड़ सकता था, जिसका मतलब था कि अंतिम परिणाम में दक्ष की मृत्यु निश्चित होगी। इधर करणप्रीत की बात सुनकर सुजीत थोड़ा नाराज हो गया और उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, करणप्रीत, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे अलावा हम में से कोई भी 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि तुम दक्ष को 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने के लिए भेजते हो, तो क्या ये उसे मारने के समान नहीं है? इस पर करणप्रीत ने कहा, कुछ भी ना करना और हमारे साथ अपना सामान बांटना, क्या ये बहुत बेकार नहीं है? यदि वो मर भी गया तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? हमारे पास और अधिक सामान होंगे। करणप्रीत की इस बात पर गौरव ने कहा, करणप्रीत, हम सब एक साथ आए हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। दक्ष को हम पर भरोसा है, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। यह सुनकर करणप्रीत का चेहरा ठंडा हो गया और फिर उसने अलग स्वर में कहा, अगर तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं उस कूड़े के टुकड़े की मुफ्त में सुरक्षा नहीं करना चाहता। यह सुनकर सभी का चेहरा और खराब हो गया। इस समय तक वो क्रूर वानर पहले से ही उनकी ओर आ रहा था। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर दक्ष ने कहा, मैं कोशिश करना चाहूंगा। दरअसल दक्ष खुद उस क्रूर वानर को चुनौती देना चाहता था और देखना चाहता था कि उन दोनों में सबसे मजबूत कौन है, क्योंकि उस क्रूर वानर की ताकत साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर मौजूद योद्धा के बराबर थी।
तो दक्ष ये देखना चाहता था कि क्या वो अपनी वर्तमान ताकत से किसी ऐसे योद्धा का सामना कर सकता है जो कि साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर हो। इधर दक्ष की बात सुनकर सरोजा ने चिंतित स्वर में कहा, तुम नहीं कर सकते। यदि तुम 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने गए तो निश्चित रूप से तुम मारे जाओगे। यह कहते हुए सरोजा ने करणप्रीत की ओर देखा और फिर उसने आगे कहा, करणप्रीत, तुम बहुत बुरे हो। सरोजा की ये बात सुनकर करणप्रीत और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने सरोजा के सुंदर शरीर को शातिर तरीके से देखते हुए कहा, अगर तुम एक खूबसूरत लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। करणप्रीत की ये बात सुनकर सरोजा ने करणप्रीत को घृणा भरी दृष्टि से देखा। इसी समय दूसरी तरफ गौरव ने अपने सामान से भरा बैग नीचे रखा और कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके तुरंत बाद सुजीत ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इसके तुरंत बाद सरोज ने भी कहा, और मैं भी। क्या हम तीनों उसको हराने में सक्षम हो सकते? उन तीनों को ऐसा करते हुए देखकर करणप्रीत ने अहंकारपूर्ण तरीके से हंसते हुए कहा, तुम तीनों अपने आप को और अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक महत्व दे रहे हो। दरअसल 8वें स्तर का क्रूर वानर एक बहुत ही आक्रामक और असाधारण रूप से मजबूत जानवर है। कुछ साधक जो साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, ऐसे राक्षस को हरा पानी में सक्षम होने से बहुत दूर है। जब दक्ष ने उन तीनों को अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर अपने सामने आते हुए देखा तो उसे अपने दिल में गर्माहट का एहसास हुआ। वो उन्हें देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। इसके बाद दक्ष ने अपनी नाक को खुजलाते हुए कहा, क्या मैं सच में इस जंगली जानवर से नहीं लड़ सकता? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? CH-12 एक और खतरा। दक्ष के शब्दों से सरोजा और अन्य दो स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि दक्ष बिना किसी की परवाह के आगे बढ़ गया। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर सरोजा ने चिंतित स्वर में कहा, दक्ष, अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये सही समय नहीं है। भले ही उन तीनों ने दक्ष को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो सभी ये जानते थे कि पूरे 4 पार्वती संप्रदाय में उसे कूड़े के टुकड़े के रूप में जाना जाता था। भले ही दक्ष ने इन दोनों कड़ी मेहनत की हो, उसका स्तर अधिक से अधिक उनके जैसा ही था, तो ऐसे में वो 8वें स्तर के क्रूर वानर से कैसे लड़ सकता था? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता दक्ष आगे बढ़ चुका था। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर वो क्रूर वानर भी उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वो अपने मोटे और मांसल पैरों के साथ जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ दक्ष की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटी मांसपेशियों का एक पहाड़ दक्ष पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि 8वें स्तर का एक राक्षसी जानवर कितना शक्तिशाली था, जिससे सरोजा का दिल दोबारा से उछल पड़ा। सरोजा इतनी डरी हुई थी कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि दक्ष को बंदर के पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इसलिए वो इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो इस दृश्य को नहीं देख पाई। बूम! लेकिन फिर अगले ही पल एक टाइटेनिक शॉकवेव पूरी हवा में फैल गई, जिससे सरोजा, जिसने अपनी आंखें बंद कर दी थी, उसने भी हवा में शॉक वेव को महसूस किया और फिर अगले ही पल उसने उस क्रूर वानर की भयंकर दहाड़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो क्रूर वानर 30 मीटर दूर पीठ के बल लेटा हुआ था। यह देखकर सरोजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सिर्फ सरोजा ही नहीं बल्कि गौरव और सुजीत भी ये देखकर हैरान रह गए। करणप्रीत की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गई। दूसरी तरफ दक्ष चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गया। उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस क्रूर वानर से लड़ने में उसे कोई भी समस्या नहीं हुई थी। यह देखकर सरोजा ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे संभव है? उसने देखा कि उस क्रूर वानर के साथ लड़ाई में दक्ष को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। इससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और जब उसने सुजीत और गौरव की तरफ देखा तब उसने पाया कि उनकी भी आंखें उसी की तरह खुली और आश्चर्य से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दक्ष ने उस क्रूर वानर को आसानी से खदेड़ दिया था। उस दृश्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो सभी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो क्रूर वानर 8वें स्तर का जंगली जानवर था। 80 क्रूर हाथियों की ताकत की बुनियाद शक्ति के बिना उस क्रूर वानर को हराना असंभव होता। बिना किसी प्रयास के उसे हराना तो दूर की बात है।
इधर इस दृश्य से करणप्रीत स्तब्ध रह गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इधर अपनी जगह पर आने के बाद दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, 8वें स्तर का क्रूर वानर, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला चमड़ा और प्रचुर मात्रा में मोटा मांस होना चाहिए। इन दिनों दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंच गया था और उसके अभ्यास की नींव भी बहुत मजबूत थी। इसके अलावा उसने हैवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर लिया था, जिससे उसके पास 85 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर ताकत थी। इसके बाद दक्ष दौड़ते हुए दोबारा उस क्रूर वानर के करीब पहुंचा और उसने फिर से अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर बूम! उस क्रूर वानर का शरीर इतना विशाल था कि उसके पास दक्ष के प्रहार से बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए वो सिर्फ दक्ष के प्रहार को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना नुकसान रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दक्ष की हमले से वो क्रूर वानर दोबारा पीछे चला गया। इसके बाद दक्ष ने शांतिपूर्वक उस क्रूर वानर की ओर चलते हुए कहा, मुझे अपने कौशल का परीक्षण तुम्हारे ऊपर करने दो। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपनी दाईं मुट्ठी हवा में उठाई और एक जोरदार पंच हवा में मारा, जिससे हवा में तेज लहरें बनने लगी और फिर हवा की तेज तरंगे उस क्रूर वानर से जाकर टकरा गई। इसके बाद अगले ही पर हड्डियों के चटकने जैसी आवाज सुनाई दी। इधर सरोजा और अन्य सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। इस समय दक्ष उस क्रूर वानर से भी अधिक क्रूर और जानलेवा दिख रहा था। दक्ष अपनी हैवी वेव 5 तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार मुक्का मार रहा था और रुकने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा था। हवा में कंपन कई 100 मीटर तक फैल रही थी। उस क्षेत्र में अत्यंत दमनकारी लहरों की परत दर परत लहरें उड़ती रही, जिससे सभी को पता चला कि वो कितना शक्तिशाली था। दक्ष का ऐसा रूप देखकर सरोजा ने सोचा, दक्ष ने वास्तव में हैवी वेव पंच तकनीक का पूरा उपयोग किया है। वो इसे बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इस तकनीक की शक्ति एक अलग ही स्तर पर है। उसने अपनी तकनीक को पूर्णता के उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तक कई लोग इस जीवन काल में पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते। फिर कुछ पल रुकने के बाद सरोजा ने सोचा, हवा में अभी भी लहरें नहीं रुक रही हैं। ये समझना बेहद कठिन है कि दक्ष इन हैवी वेव पंच तकनीक तरंगों का उपयोग कैसे कर रहा है। दक्ष की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत ही अद्भुत है। यह कहने के बाद सरोजा सोच में डूब गई। बूम! कुछ पलों के बाद हवा में कंपन का एहसास बंद हो गया और क्षेत्र फिर से शांत हो गया। दक्ष ने घूमकर सभी लोगों को देखा और फिर उसने कहा, तुम लोग आकर कीमती सामान ले लो, मैं बहुत थक गया हूं। दक्ष की ये बात सुनकर सभी लोग अपने होश में आए। इसके बाद गौरव ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने उसे क्रूर वानर की तरफ देखा जो कि इस समय मर चुका था। उस क्रूर वानर के शव को देखकर गौरव का चेहरा उत्साह से भर गया। क्रूर वानर के शरीर की सभी वस्तुएं बहुत ही कीमती होती हैं। इसकी चमड़ी बेहद मोटी होती है और उसे चीरना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद गौरव ने हंसते हुए कहा, हा 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 दक्ष, तुम बहुत कुशल। चलो आशा करते हैं कि हमारा सामना किसी 9वें स्तर के खूंखार जंगली जानवर से ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे रोक ही ना सके। यह कहते हुए गौरव क्रूर वानर के शरीर से सभी कीमती वस्तुओं को निकालकर अपने बैग में डाल रहा था। कुछ समय बाद सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद उसने बैग को अपनी पीठ पर रख लिया। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, चलो आगे बढ़ते हैं। शायद हमारा सामना और भी 8वें स्तर के कुछ और जंगली जानवरों से हो जाए। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, तभी उन सभी के पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, ये तो बस किस्मत का खेल था। वो जानवर जो अभी हमला नहीं कर सकता, अन्यथा तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि करणप्रीत की थी। ये कहते हुए करणप्रीत आगे की ओर बढ़ गया। करणप्रीत की ये बात सुनकर सरोजा और बाकी लोग बहुत गुस्से में थे। सरोजा ने गुस्से से कहा, करणप्रीत तुम। लेकिन इसके बाद उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और बस अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद समूह आगे की ओर बढ़ गया। इस समय करणप्रीत सामने चल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ क्रूर जंगली जानवर उसे अपने बेहतर कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन कोई भी क्रूर जानवर उसके पास नहीं आ रहा था। किसी भी दिशा में उसे किसी भी जंगली जानवर का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था, जिससे करणप्रीत बहुत गुस्से में आ गया। जब सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी दक्ष ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस समय अभी वो जिस हिस्से में थे,
वो अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक शांत था, जिससे दक्ष को वहां किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। अगले ही पल सुजीत ने भी कहा, वास्तव में, सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है। सुजीत के ये कहने के बाद सरोजा और गौरव, जो काफी तेज चल रहे थे, वो भी धीमे हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि करणप्रीत, जो सबसे आगे चल रहा था, उसने भी तेजी से चलना कम कर दिया था और धीरे धीरे वो उनके करीब आ रहा था। ये देखकर सभी लोग समझ गए कि आगे कुछ खतरा है। जब सभी लोग इसी के विषय में सोच रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक काली परछाई कहीं से प्रकट हो गई, जिसे देखकर समूह में सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वो परछाई एक भेड़िए की थी, जिसके चेहरे पर एक क्रूर और भयानक मुस्कान थी। वो अपनी जानलेवा नजरों से उन सब की ओर देख रहा था। उस भेड़िए को देखकर अचानक गौरव ने कहा, हेल वुल्फ, ये एक हेल वुल्फ है। ये एक 9वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर है। अब तक हमने जितने भी क्रूर जानवरों का शिकार किया है, उनमें यहाँ सबसे अधिक मजबूत और ताकतवर है। ये लोगों को तुरंत मारे बिना धीरे धीरे, तड़पा तड़पा के उसे मारना पसंद करता है, जिससे उसके शिकार की मौत लंबी और कष्टदायी हो जाती है। तभी अचानक करणप्रीत ने कहा, कचरे के टुकड़े, हम एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे हैं। तुम उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करो, जबकि मैं उसे मारने के लिए एक अवसर की तलाश करूंगा। यह कहते हुए करणप्रीत समूह के पास आ गया। करणप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहते हो कि मैं उसका ध्यान भटकाऊं, ताकि तुम दुम दबाकर यहां से भागने का मौका पा सको। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? दक्ष की आवाज सुनकर करणप्रीत ने गुस्से से उबलते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा यहां हर कोई मर जाएगा। करणप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं लड़े हो। क्या तुम बिना शिकार किए ही सभी लाभ मुफ्त में पाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बिना कुछ किए सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बिल्कुल वही शब्द थे जो करणप्रीत ने पहले दक्ष के लिए कहे थे। इस समय दक्ष ने करणप्रीत के शब्द उसके चेहरे पर ही वापस फेंक दिए थे। इसके बाद दक्ष ने अपने पास खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और उन्हें सुरक्षित दूरी पर चले जाने के लिए इशारा किया। दक्ष का इशारा पाकर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट गए, क्योंकि वो सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय वो जिस भयानक भेड़िए का सामना कर रहे थे, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रूर जंगली जानवर था, जिससे वो सभी बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। इसके अलावा करणप्रीत के हालिया व्यवहार ने उन्हें बहुत निराश किया था। वो सब ये समझ चुके थे कि करणप्रीत आगे बढ़कर मदद करने वाला बिल्कुल नहीं था। इधर दक्ष की बात सुनकर करणप्रीत ने गुस्से में कहा, ठीक है। करणप्रीत के ये कहते ही अचानक करणप्रीत के पीछे एक चमकदार और शानदार तेज तलवार की भ्रामक छवि दिखाई देने लगे। करणप्रीत के पीछे भ्रामक छाया को देखकर दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तलवार मार्शल आत्मा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये आदमी इतना अहंकारी है। अस्तित्व में मौजूद सभी आत्माओं में तलवार की आत्मा सबसे मजबूत और शक्तिशाली आत्माओं में से एक है। जिनके पास भी तलवार की मार्शल भावना होती है, वो शक्तिशाली तलवार से हमला कर सकते हैं और एक ही बार में हत्या भी कर सकते हैं। इसके बाद करणप्रीत के पीछे भ्रामक तलवार अपने म्यान से बाहर निकली और इसके साथ ही करणप्रीत ने भी अपनी पीठ से एक तलवार निकाल ली। करणप्रीत को अपनी तलवार निकलते देखकर हेल वुल्फ अचानक दहाड़ते हुए तेजी से उछला और फिर उसकी ओर बढ़ गया। इसके तुरंत बाद हेल वुल्फ ने अपने तेज पंजे निकाले और करणप्रीत की ओर अपने पंजों से हमला कर दिया। करणप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हेल वुल्फ के पंजों पर हमला कर दिया, जिससे अगले ही पल तेज धात्विक वास्तु के टकराने की आवाज निकली। हेल वुल्फ के हमले को देखकर दक्ष ने अपने मन में सोचा, इस हेल वुल्फ के पंजे काफी तेज है। इधर जैसा कि अपेक्षित था, हेल वुल्फ के नुकीले पंजे और तलवार आपस में टकरा गए। हेल वुल्फ इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत ने करणप्रीत को 10 मीटर पीछे फेंक दिया और जहां हेल वुल्फ का पंजा और करणप्रीत की तलवार आपस में भिड़े थे, उस जगह पर स्पष्ट रूप से एक असाधारण शक्तिशाली हमले का विस्फोट हुआ था। जैसे ही करणप्रीत कुछ कदम पीछे गया, तब उस हेल वुल्फ ने करणप्रीत को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और दोबारा करणप्रीत की ओर छलांग लगा दी। वो बिजली की तरह तेजी से करणप्रीत की ओर बढ़ गया। इधर ये देखकर करणप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई।
उसके सामने तुरंत मकड़ी के जाल के समान एक पैटर्न बन गया, जो कि तलवार रोशनी से बना था। लेकिन फिर अगले ही पल करणप्रीत का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि वो हेल वुल्फ उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। ये देखकर करणप्रीत पूरी तरह से भयभीत हो गया। इसके बाद उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपनी तलवार को फेंक दिया और तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। यह देखकर सरोजा ने तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कायर। इस समय कोई भी देख सकता था कि करणप्रीत उस हेल वुल्फ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने अपनी तलवार फेंक दी और दूसरों की परवाह किए बिना ही वो यहां से भाग निकला। इधर दूर से सरोजा की बात सुनकर करणप्रीत ने कहा, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। यह कहते हुए वो उन सभी की ओर भागने लगा, जिससे वो हेल वुल्फ भी करणप्रीत के पीछे उनकी ओर चला गया। लेकिन इसी समय दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। यह कहते ही दक्ष ने अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया, जिससे हवा में तेज वायु लहरें बनने लगी, जो सीधे जाकर करणप्रीत से जा टकराई और उसके तुरंत बाद करणप्रीत दक्ष के हमले से वापस पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही करणप्रीत ने दक्ष की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम? लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, उसके मुंह से एक तेज चीख निकली, आ। इस समय सभी ने देखा कि उस हेल वुल्फ के पंजे करणप्रीत की पीठ में धंस चुके थे, जिससे खून निकल रहा था और फिर अगले ही पल करणप्रीत जमीन पर गिर पड़ा। ओ वो! इसके बाद वो हेल वुल्फ जोर से चिल्लाया। उस हेल वुल्फ का पंजा अभी भी करणप्रीत के शरीर पर था। उसे करणप्रीत को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। इस समय हेल वुल्फ ने अपनी ठंडी आंखों से दक्ष की ओर देखा। इससे सभी को ठंडक का एहसास हुआ। इस समय सुजीत ने करणप्रीत की ओर देखते हुए कहा, हेल वुल्फ उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसे मार नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने शिकार को धीरे धीरे मारना पसंद करता है। वो अपने शिकार को अत्यधिक पीड़ा देना ज्यादा पसंद करता है। यह कहते हुए सुजीत को करणप्रीत के लिए सहानुभूति महसूस हुई। इसी समय अचानक दक्ष ने कहा, हेल वुल्फ की कमजोरी क्या है? अचानक दक्ष की आवाज सुनकर सुजीत आश्चर्यचकित हो गया और वो दक्ष की ओर देखने लगा। इसके तुरंत बाद सुजीत ने कहा, हेल वुल्फ बहुत तेज हमलावर है। इसके हमले मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। ये अपनी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाता। इसकी गर्दन विशेष रूप से कमजोर है, लेकिन ये अपने सुरक्षा के लिए अपने नुकीले पंजों का उपयोग कर सकता है। यदि तुम उसके गर्दन तक पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उसके पंजों से निपटना होगा। सुजीत ये अच्छे से जानता था कि दक्ष की हैवी वेव पंच तकनीक एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थी और उसमें बेहद मजबूत सकती थी, लेकिन हैवी वेव पंच तकनीक कोई त्वरित हमला नहीं था। ऐसे में दक्ष के लिए नर्क भेड़िए के पंजों से बचाना और उसकी गर्दन तक पहुंचना एक असंभव कार्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा था। इस समय वो सभी यहां फंस गए थे। यदि वो भागने की कोशिश करते हैं तो भेड़िया उन्हें आसानी से पकड़ लेता। वो सिर्फ यहां रह सकते थे और देख सकते थे। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के तहत गलती से उस हेल वुल्फ की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया, जिससे वो हेल वुल्फ अचानक समूह को ठंडी नजरों से घूरने लगा। CH-13 हेल वुल्फ मारा गया। अर्घ! जैसे ही दक्ष ने अपना कदम बढ़ाया, तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तो बस एक छोटा सा कदम ही उठाया था, लेकिन इससे सरोजा बहुत ही ज्यादा डर गई और उसका शरीर डर से भर गया। सोल स्पिरिट जानवर के बाद हेल स्पिरिट दूसरा सबसे क्रूर जानवर था। यहां तक कि जो योद्धा साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे, वो भी इस हेल वुल्फ से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। उनके पास इस हेल वुल्फ से भागने और बचने का ही एकमात्र विकल्प था। दूसरी तरफ दक्ष अपने हर एक कदम के साथ अपनी गति बढ़ाता जा रहा था और फिर अगले ही पल उसने हेल वुल्फ की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इधर इस दृश्य को देखकर सभी लोग इतने अधिक भयभीत हो गए कि उनकी सांसें उनके गले में अटक गई। जब उस हेल वुल्फ ने दक्ष को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, तब उसने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, आओ वू! इसके बाद अगले ही पल उस हेल वुल्फ का चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी रोशनी से चमकने लगी। इस समय उस हेल वुल्फ की आंखों को देखकर 9वें स्तर के योद्धाओं को भी भयभीत होना पड़ सकता है। इस समय हेल वुल्फ, जिसके पंजे अभी भी करणप्रीत के शरीर के अंदर और बाहर धसे हुए थे, वो एक तेज चीख के साथ हवा में उछल पड़ा। अगले ही पल उस हेल वुल्फ का शरीर धीरे
धीरे काला होने लगा और फिर अचानक एक शानदार सफ़ेद रोशनी उसके शरीर पर चमकने लगी, जिसने उसके पूरे शरीर को एक सफ़ेद चमक से ढक दिया। यह देखकर सरोजा तुरंत चिल्लाई, दक्ष, जल्दी वापस आओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ दक्ष ने अपनी मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया था और उसकी गति तेजी से बढ़कर उच्चतम संभव गति तक पहुंच गई थी। सुजीत और गौरव इतने सदमे में थे कि वो अकड़कर अपनी जगह पर जम गए थे। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक समय रुक जाएगा। जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई, उनके पास ये महसूस करने का समय भी नहीं था कि अभी क्या हो रहा था। इसके बाद अगले ही पल उस हेल वुल्फ के सामने अचानक एक चमकीली रेखा हवा में दिखाई दी। इसके बाद जब रोशनी गायब हो गई, तब ऐसा लगा जैसे समय रुक सा गया हो। अचानक दक्ष ने हिलना बंद कर दिया और भयानक भेड़िया भी एक विजय गुर्राहट के साथ जमीन पर उतर गया। फिर कुछ फलों तक पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग इस समय अपनी भयभीत दृष्टि से दक्ष को देख रहे थे। उन सबके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या दक्ष वास्तव में मर चुका है? लेकिन फिर अगले ही पल अपने सामने हुए परिवर्तन से सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि हेल वुल्फ अचानक से चिल्लाने लगा और फिर अगले ही पल वो एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उस हेल वुल्फ के गले में अचानक एक पतली लाल रेखा दिखाई दी, जिसमें से खून बह रहा था। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य से हाँफने लगे और उन्होंने एक स्वर में कहा, हेल वुल्फ मारा गया। इधर इसी समय पर सरोजा ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम ठीक हो? यह कहते हुए सरोजा की आवाज घबराहट और चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि उन सभी ने देखा कि दक्ष अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो अभी तक नहीं हिल रहा था। यहां तक कि सांस लेने का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष के शरीर में हलचल होने लगी। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर वो धीरे धीरे घूम गया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इसके बाद दक्ष ने सुजीत, गौरव और सरोजा की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। यह कहने के बाद दक्ष उस पल के बारे में सोचने लगा जब उसने हमला किया था। जब दक्ष ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, तब ऐसा लगा जैसे कि एक उल्का तेजी से हवा से गुजर रहा हो, जिससे एक रोशनी की लकीर बन गई। ये इतनी अविश्वसनीय शक्ति से चमक रहा था, जिसे देखने से ही प्रतिद्वंद्वी को अपनी आंखों में चुभन महसूस हो सकती थी। इधर दक्ष की ये बात सुनकर गौरव, सुजीत और सरोजा तीनों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने आप में वापस आ गए हों। इसके बाद उन्होंने दक्ष को एक अजीब नज़रों से देखा, जैसे कि दक्ष कोई भयानक राक्षस हो। जब दक्ष ने उन तीनों को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखा, तब उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने अपना चेहरा खुजलाते हुए शर्मिंदगी से कहा, तुम सभी मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? इस पर गौरव ने कहा, बिल्कुल भयानक। उसके मुंह से सिर्फ यही एक शब्द निकला, जिस पर सरोजा और सुजीत ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर दक्ष काफी हैरान रह गया। इसके बाद सरोजा ने दक्ष से कहा, दक्ष, क्या तुम्हारे पास तलवार की आत्मा है? सरोजा ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से पता था कि एक पल पहले जो रोशनी हवा में चमकी थी, वो तलवार के कारण उत्पन्न हुई थी। सिर्फ एक तलवार ही इतनी तेज हो सकती थी। सरोजा की इस बात पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैंने अभी तलवार चलाना सीखा है। दक्ष की ये बात सुनकर सरोजा का चेहरा संदेह से भर गया और उसने कहा, मैं गलत समझ रही हूं, पर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास तलवार की भावना ना हो और तुम तलवार को इस तरह से चला सको? इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल वास्तव में मेरे पास तलवार की मार्शल भावना नहीं है। दक्ष का ये जवाब सुनकर सरोज ने अपना सिर हिलाया। सरोज ने सोचा, जिसके पास तलवार की भावना नहीं है, वो बिजली की गति से तलवार कैसे चला सकता है? दक्ष के कौशल वाकई भयानक थे। उदाहरण के लिए उसकी हैवी वो पंच तकनीक पहले से ही उपलब्धि के उच्चतम संभव स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद सरोजा ने एक डरपोक मुस्कान के साथ दक्ष से कहा, दक्ष, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सभी प्रकार के कौशल का अभ्यास और उपयोग करने में सक्षम हो? सरोजा ने वास्तव में दक्ष से ये नहीं पूछा कि उसकी मार्शल भावना क्या थी। आखिरकार कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मार्शल भावना इतनी मजबूत और शक्तिशाली थी कि इसने उन योद्धाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल का उपयोग करने में सक्षम बना दिया।
इस प्रकार के योद्धा अपनी आत्माओं की वास्तविक पहचान कभी भी प्रकट नहीं करेंगे। इसके अलावा दक्ष ने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग भी नहीं किया था। इसलिए सरोजा के लिए ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि आखिर दक्ष की मार्शल भावना क्या थी। इधर सरोजा की बात सुनकर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। इसके बाद गौरव ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, 9वें स्तर का एक क्रूर जंगली जानवर। इस बार हम बहुत सारी कीमती चीज इकट्ठा करने वाले हैं। यह कहने के बाद गौरव ने अपना खंजर निकाला और बात करते हुए उस जानवर के शरीर से कीमती सामग्री निकलना शुरू कर दिया। उस हेल वुल्फ के शरीर से कीमती सामग्रियां इकट्ठी करने के बाद गौरव ने कहा, दक्ष, तुमने उस हेल वुल्फ को अपने दम पर अकेले मारा है। यदि तुम यहां नहीं होते तो हम अब तक मर चुके होते। इसलिए ये सभी सामग्रियां सिर्फ तुम्हारी है। यह कहने के बाद गौरव ने सुजीत और सरोज की ओर देखा और फिर उसने कहा, सुजीत, सरोज, तुम दोनों को इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? CH-14 पहली हत्या। गौरव की बात सुनकर सरोजा और सुजीत दोनों मुस्कुराने लगे और दोनों ने ही सहमति में अपना सिर हिलाया। अगर आज दक्ष यहां नहीं होता तो वो एक क्रूर और भयानक मौत मर जाते। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने कहा, परंतु मैं सहमत नहीं हूं। अब तक हमने जानवरों से जो कुछ भी एकत्रित किया है उसे हम चारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उन तीनों को लगा कि दक्ष एक कमजोर योद्धा है, तब उन्होंने उसे अपने पीछे चलने को कहा और उसके साथ उन्होंने जानवरों से प्राप्त सामानों को समान रूप से दक्ष के साथ विभाजित किया। इसलिए भले ही अपने दम पर उस हेल वुल्फ को मारने का पूरा इनाम उसका हो सकता है, लेकिन दक्ष उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो लाभ देखता हो और नैतिकता को भूल जाता हो। दक्ष की बात सुनकर वो सभी दोबारा से दक्ष को मना करना चाहते थे, किंतु जब उन्होंने दक्ष की दृढ़ आंखों में संकल्प देखा, तब उन्होंने एक साथ अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है। यह कहने के बाद उन सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इधर दक्ष भी उन सभी का ये जवाब सुनकर मुस्कुराने लगा। इसी समय एक कमजोर आवाज आई, ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग मेरे बारे में भूल गए हो। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि करणप्रीत की थी। जिस समय हेल वुल्फ ने करणप्रीत के ऊपर हमला किया था, उस समय करणप्रीत की पीठ घायल हो गई थी। उस हेल वुल्फ ने अपने पैरों से करणप्रीत को रौंद डाला था, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई थी। उस समय करणप्रीत अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में असमर्थ था और जमीन पर अपनी दयनीय स्थिति से दक्ष और अन्य लोगों को देख रहा था। करणप्रीत की बात सुनकर गौरव ने आक्रामक ढंग से कहा, भाड़ में जाओ, हम तुम्हें इसका हिस्सा क्यों दें? इसके बाद सरोजा ने गुस्से में कहा, चलो हम यहां से चलते हैं। उसका जीवन और मृत्यु अब उसी के हाथों में है। हमें उसकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत भूलो कि ये वही था जो उस हेल वुल्फ को हमारी तरफ लेकर आया था और हमें उससे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सरोजा की इस बात पर सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और मुड़कर वहां से जाने लगे।